ठीक है। चलो भाई, फ्लूइड स्टैटिक्स में अब कुछ आखिरी कुछ कट, आई स्पीक अगेन। चलो भाई, फ्लूइड स्टैटिक्स में अब कुछ आखिरी चीजों की तरफ चलते हैं। एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, हम कुछ एनर्जी की बात करने वाले हैं। देखो, हमने फोर्सेस की बड़ी बात कर ली है, प्रेशर की बड़ी बात कर ली है, लेकिन यू कैन इजीली सी कि अभी तक हमने कोई वर्क एनर्जी वगैरह को यहाँ पे मिक्स नहीं किया था, वो भी मिक्स कर देते हैं। ऑल्दो अभी आगे चल के हम देखेंगे कि जो ये वर्क एनर्जी वगैरह मिक्स होता है, ये जनरली फ्लूइड डायनेमिक्स में ज़्यादा मिक्स होता है। जब हम कुछ आगे चल के देखेंगे, कुछ बर्नौलीज इक्वेशन वगैरह बनाते हैं, वहाँ पे चीज़ ज़्यादा मिक्स होती है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर आप देखो तो एनर्जी कंजर्वेशन के इधर उधर के क्वेश्चन हम यहाँ पे कर सकते हैं सॉल्व। और अगर मान लो सपोज हम फ्लूइड्स को आइडियल मान लेते हैं, जिसमें विस्कस फोर्सेस वगैरह नहीं होते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि आइडियल फ्लूइड्स के केस में इंटरनल फ्रिक्शन वगैरह अगर जीरो होता है, साथ में अगर किसी तरह की कोई सडन इम्पल्सेस वगैरह नहीं लगती हैं, तो हम रीजनेबल तरीके से मान सकते हैं कि कोई एनर्जी हीट में कन्वर्ट नहीं होती है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। तो इस तरह के क्वेश्चंस में, जैसे आई हैव टेकन एन एग्जांपल ऑन द स्क्रीन, बिकॉज इसमें कोई बहुत ज़्यादा खास थ्योरी नहीं होती है, एक दो एग्जांपल्स लेके आप समझ जाओगे कि किस तरीके से उस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया है जिसके अंदर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आई विल इलस्ट्रेट कि किस तरह से वर्क एनर्जी यूज करी जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होता है, वो भी देखेंगे। सी, क्वेश्चन बड़ा सीधा सा है कि मेरे पास एक रबर बॉल है, रबर हैज़ लेसर डेंसिटी देन वाटर। इसको मैंने पानी में से डिप कर दिया, अंदर होल्ड कर रहा हूँ एक डेप्थ के ऊपर, फिर मैं उसको वहाँ से रिलीज कर देता हूँ। तो यू कैन इजीली सी कि बॉइंट फोर्स की वजह से पानी ऊपर जाए, सॉरी बॉल ऊपर जाएगी, जाते 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 सरफेस पे आएगी, और सरफेस तक आते आते एक सर्टेन वेलोसिटी बिल्ड कर लेगी। उस वेलोसिटी के कारण इट विल जंप अप टू अ सर्टेन हाइट। क्वेश्चन बेसिकली ये है कि भाई ये कितनी हाइट तक जंप करेगी, ये अपने को निकालना है। और रियलिटी में अगर देखो तो पानी की सरफेस को क्रॉस करते टाइम एक बड़ा सिग्निफिकेंट फोर्स लगता है, जिसको हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, जिसको हम आगे चल के सरफेस टेंशन का फोर्स बोलेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट फोर्स होता है, लेकिन यहाँ पे हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। मान लेते हैं सपोज की सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी वगैरह सब नेग्लिजिबल है, और क्वेश्चन ये है कि इस केस में जो बॉल होगी वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, ये अपने को निकालना है। अब दो तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। एक तरीका तो ये है कि आप ये देख लो कि नीचे वाले पार्ट को, पानी के अंदर वाले पार्ट को अलग से सॉल्व कर लो, और ऊपर वाले पार्ट को अलग से सॉल्व कर लो। दोनों में कुछ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वगैरह होता है, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वगैरह लगाते रहो। दैट्स वन ऑप्शन। अ मच सिंपलर ऑप्शन इज दिस कि आप इसमें सिंपली मैकेनिकल एनर्जी बॉल की कंजर्व कर दो। देखो, यू नो वेरी वेल कि बॉल अगर मान लो सपोज लेट अस से कि एक हाइट, सर्टेन हाइट तक जाएगी। इन्होंने ये दिया है कि बॉल को जब हमने रिलीज किया था तो इसकी डेप्थ थी h। तो मान लो सपोज ये सर्टेन हाइट y तक जाएगी, और ये y मान लो अपने को निकालना है। तो हमें पता है कि इनिशियली भी रेस्ट पे थी, फाइनली भी रेस्ट पे है, तो काइनेटिक एनर्जी तो इसने कुछ गेन करी नहीं है। तो सारा का सारा जो भी गेम होने वाला है, ये गेम अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी का होने वाला है। तो बस इसमें आप इतना देखो कि जब बॉल ऊपर जाएगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी पानी के अंदर जब ऊपर जाएगी तब भी बढ़ेगी, और उसके बाद जब एयर के अंदर और ऊपर जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी फिर से बढ़ेगी। तो बॉल के केस में अगर आप देखो, खाली अगर आप बॉल को लेते हो तो बॉल की पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ रही है और बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी किसी तरह की लूज हो नहीं रही है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल जीरो है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर बॉल की एनर्जी बढ़ी जा रही है तो भाई किस पोटेंशियल एनर्जी या किसी तरह की एनर्जी किसी ने लूज करी होगी, तभी बॉल को एनर्जी मिल रही है। अब किसने एनर्जी लूज करी होगी? इफ यू लुक केयरफुली यू विल सी कि बॉल जब इनिशियल पोजीशन पे थी अपने, तो बॉल ने उस जगह के पानी को डिस्प्लेस कर रखा था। यहाँ पे जो ग्रीन सर्कल टाइप का बना रहा हूं मैं, यहाँ पे इस जगह पे पानी नहीं था, यहाँ पे बॉल है, रबर है। और जब ये बॉल लेटस से इधर आ जाएगी तो यहाँ वाली जो ओरिजिनल जगह थी, ओरिजिनल जगह के ऊपर वैसे तो अगर आप, वैसे तो खैर पानी आके उसको फिल कर देगा, लेकिन अगर एक सेकंड के लिए मान लो कि ओरिजिनल जगह को अगर पानी नहीं फिल करता तो यहाँ पे एक स्फेरिकल सा गड्ढा छूट जाता, और अल्टीमेटली जब बॉल लेटस से यहाँ पे, तो एक तरीके से यहाँ पे गड्ढा आ गया। अब आप देख लो खुद ही कि अल्टीमेटली अगर मान लो पानी नीचे वाले गड्ढे को फिल नहीं करता, सॉरी थोड़ा सा दोबारा बोलना पड़ेगा इसका पार्ट, कहाँ से दोबारा बोलना पड़ेगा, दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट।
चलो इसको दोबारा ही बोलते हैं, पूरा अभी तक मैंने जितना बोला था सब हटा देते हैं, अदरवाइज देर विल बी अननेसेसरी कन्फ्यूजन्स। तो इस पूरी चीज़ को मैं दोबारा बोलता हूँ, ठीक है? ओके, वेरी गुड। चलो भाई, फ्लूइड स्टैटिक्स के अब फाइनल पार्ट के ऊपर चलते हैं एंड लास्ट में अपन ये देखने वाले हैं कि थोड़े से एनर्जी से रिलेटेड फंडे देखने वाले हैं। इसलिए हमने फोर्सेस की, प्रेशर वगैरह की बड़ी सारी बात कर ली है। अब थोड़ा सा ये भी देखना रहेगा कि अगर कुछ वर्क्स हो जाते हैं, कुछ एनर्जी हो जाती है, या वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने का कुछ अगर मान लो सपोज पॉइंट बनता है, तो वो कैसे होता है, वो सब थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। सी, बिफोर वी डू दैट, ध्यान रखना कि फ्लूइड मैकेनिक्स में ज़्यादातर जो वर्क एनर्जी थ्योरम और एनर्जी कैलकुलेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो हम देखेंगे कि आगे चल के फ्लूइड डायनेमिक्स में आती हैं। बिकॉज सी, एनर्जी में हम काइनेटिक एनर्जी की भी बात करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। अब लिक्विड बेचारा अगर स्टेशनरी बैठा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो बनेगी नहीं। अब आप पोटेंशियल एनर्जी को ले लेके कितने क्वेश्चंस बनाओगे, तो कुछ बहुत ज़्यादा फ्लूइड स्टैटिक्स में एनर्जी का यूज होता नहीं है। बट फिर भी एक दो एग्जाम्पल लेके मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन थोड़े बहुत यहाँ पे बन सकते हैं और उनको किस तरीके से हैंडल किया जाता है। जैसे आप ये देख लो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है। सिनेरियो ये है कि एक डेप्थ h के ऊपर बॉल थी, कुछ मास m वगैरह इसका था, और इसको मैं, रबर की बॉल थी तो ऑब्वियसली इट्स लाइटर देन वाटर, इसको मैं पहले डेप्थ h के ऊपर होल्ड कर रहा था, फिर मैं इसको रिलीज कर देता हूँ। तो रिलीज करने के बाद ये एक सर्टेन एक्सेलरेशन से ऊपर बढ़ेगी, पानी की सरफेस को चीरती हुई ऊपर निकल जाएगी, और उसके बाद जब पानी की सरफेस को छोड़ के ऊपर निकल जाएगी तो बॉइंट फोर्स तो रहेगा नहीं, तो फिर अर्थ की ग्रेविटी इसको धीरे 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 एक पॉइंट पे रोक देगी एंड इट विल कम बैक। तो यू कैन इजीली सी कि बॉल पानी की सरफेस को क्रॉस करने के बाद एक सर्टेन हाइट तक जंप करेगी, और क्वेश्चन में यही बोला है कि भाई ये हाइट कितनी होगी। मैंने यहाँ पे इस हाइट को y से डिनोट कर दिया, ये हमें निकालना है, h हमें गिवन है, मास ऑफ द बॉल, डेंसिटी, इधर उधर सब चीज़ों की ये सब अपने को दे रखी है। नाउ क्या करेंगे, किस तरीके से हैंडल करेंगे क्वेश्चन को, देखो सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना कि लिक्विड्स के केस में या फ्लूइड्स के केस में इन जनरल अगर कोई विस्कस फोर्सेस नहीं है, किसी तरह की कोई अननेसेसरी इम्पल्स टाइप की चीज़ें नहीं लग रही हैं, तो आप मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हो। आप ये मान सकते हो इन जनरल की कोई भी एनर्जी हीट वीट में वेस्ट नहीं होगी इन नॉर्मल केसेस। किसी क्वेश्चन में बोला है कि भाई हीट जनरेटेड ही निकालो, तो फिर आप उसको अलग से कंसिडर कर लो, लेकिन अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चंस में आप मान सकते हो कि कोई एनर्जी हीट वीट में वेस्ट नहीं होगी, और उस तरीके से हम प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे। अब इस प्रॉब्लम में आप देखो कि बॉल इनिशियली रेस्ट पे थी, फिर उसके बाद कुछ देर तक इसका मोशन होता है, वेलोसिटी होती है, लेकिन हमें पता है कि हम अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगाने वाले हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एनर्जी कंजर्वेशन का यही होता है कि आपको बीच का पूरा प्रोसेस देखने की जरूरत ही नहीं है, बस आप इनिशियल पॉइंट देखो और सीधे फाइनल पॉइंट देखो, और इनिशियल और फाइनल के केस में आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के ऊपर आप एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह जो भी चाहिए वो लगा दो। तो अब आप ये देखो कि बॉल इनिशियली भी स्टेशनरी थी, फाइनली भी स्टेशनरी है, तो इसका मतलब है कि बॉल ने काइनेटिक एनर्जी तो कुछ भी गेन करी नहीं है। बॉल के ऊपर अगर आप कुछ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना चाहते हो तो इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, ठीक है, और बॉल ऊपर भी जा रही है। अब अगर बॉल ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ी है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इसकी बिल्कुल पॉजिटिव है। अब सवाल ये उठता है कि अगर बॉल ने एनर्जी गेन करी है, काइनेटिक लूज नहीं करी, पोटेंशियल गेन कर ली, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी बॉल ने अगर गेन करी है, तो वो एनर्जी इसको किसने दी है? ऑब्वियसली जो लिक्विड का जो पुशिंग का फोर्स था, बॉइंट फोर्स, उस बॉइंट फोर्स ने उसको कुछ ना कुछ एनर्जी दी होगी। तो अब इसमें अगर मान लो सपोज आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, तो एनर्जी कंजर्वेशन आप इसको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इस प्रॉब्लम में लगा सकते हो। आप इसको ऐसे कह सकते हो कि जब बॉल अपनी इनिशियल पोजीशन पे थी तो पानी में यहाँ पे एक स्फेरिकल सा एक गड्ढा था, और उस गड्ढे के अंदर हमने रबर भरा हुआ था एसेंशियली, मतलब यहाँ पे पानी नहीं था, इस जगह पे रबर था। और जब बॉल लेटस से यहाँ पे आ जाएगी या लेटस से फाइनल पोजीशन पे ही आ जाएगी, तो फाइनल पोजीशन पे आने के बाद आप देखो कि यहाँ पे गड्ढा नहीं रहेगा, यहाँ पे पानी आ गया है। अब आप सोच लो कि ये पानी कहाँ से आया है, ये पानी ऑब्वियसली सरफेस से आया होगा, और वी विल एज्यूम दैट द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज वेरी लार्ज। अदरवाइज क्या होगा कि जब ये बॉल ऊपर निकल जाएगी तो सरफेस भी थोड़ा सा नीचे आ जाएगी। उस सब छोटे मोटे फैक्टर्स को अगर हम नेग्लेक्ट कर देते हैं तो आप ये बोल सकते हो कि इस खाली गड्ढे को भरने के लिए पानी नीचे आया है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि पानी ने पोटेंशियल एनर्जी लूज करी है,
और वो पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट ऑफ वाटर जो है वो अल्टीमेटली इस बॉल को यहाँ से यहाँ पे पहुँचा रही है, ये बात है। तो पानी के केस में या लिक्विड्स फ्लूइड्स के केस में कभी भी अगर आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है तो ये ध्यान रखना कि जनरली जो ऑब्जेक्ट मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसकी जगह जो गड्ढा छूट जाता है उसको भरने के लिए पानी वानी आता है वहाँ पे, और उस चीज़ को लेके आपको एनर्जी कंजर्वेशन में उस टर्म को कंसिडर करना होता है। अब जैसे आप ये देख लो कि यहाँ पे अगर मान लो सपोज मैं थोड़ा सा इसको ऐसे देखता हूँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉल अगर लिखता हूँ यहाँ पे, तो आप देख लो पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉल विल बी mg मल्टीप्लाइड बाय h प्लस वाई, वेर m इज मास ऑफ बॉल। और पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय वाटर, वाटर नीचे आ रहा है और उस गड्ढे को भर रहा है, किधर से इधर तक पानी आ रहा है और उस गड्ढे को भर रहा है, और पानी का जो मास होगा वो मान लेते हैं m डैश, तो m डैश इंटू जी इंटू एच विल बी पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय वाटर, वेर m डैश का मतलब क्या है, m डैश का मतलब है कि उस गड्ढे को भरने के लिए जितना पानी लगेगा उस पानी का जो मास होगा वो मास को हम m डैश की जगह पुट करेंगे। तो m डैश आप देख लो मास हो जाता है डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, और वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा वही 4/3 पाई आर क्यूब। वैसे 4/3 पाई आर क्यूब रखने की भी जरूरत नहीं है, नहीं रखते हैं, चलो हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर है और बाकी हमें पता है रफ में डेट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर आप देखोगे तो दिस इज ऑब्वियसली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑल्सो, वॉल्यूम ऑफ बॉल। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल हो जाता है मास ऑफ बॉल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बॉल विच इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड एसेंशियली। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि मास इनटू रेशियो ऑफ डेंसिटीज करोगे तो ये एक तरह से आपके पास आ जाएगा m डैश। मतलब डायरेक्टली भी लिख सकते थे उसको, बट मैंने थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखा दिया। बट अगर इस स्टेज तक आप डायरेक्टली ये लिख देते हो सीधे, यहाँ से इसको सीधे लिख देते हो तो बहुत अच्छा है। दैट मीन्स यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स वेरी वेल एंड यू आर गोइंग टू डू गुड कैलकुलेशंस। अब कैलकुलेशंस भी आपके तेज है यहाँ पे। सो एनीवे अब आप देख लो कि डेंसिटी का रेशियो इन्होंने क्वेश्चन में दिया होगा, इन्होंने दिया है दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज n टाइम्स दैट ऑफ रबर। तो दैट मीन्स मास और रेशियो ऑफ डेंसिटी इन्होंने वैसे भी आपको n दे रखा है, तो ये हो जाता है आपका m डैश। क्लियरली जो पानी का मास है वो रबर के मास से ज़्यादा है। और अब यहाँ पे आप देख लो तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय वाटर विल बी n मल्टीप्लाइड बाय mgh। और अब हमारा काम ऑलमोस्ट सही सही चल रहा है। पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉल इतना है, पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय वाटर इतना है, और अगर हम मान लेते हैं कि कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, विच इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट एजम्पशन। हमने इसमें पानी की सरफेस को तोड़ते टाइम जो सरफेस टेंशन का फोर्स लगता है उसको भी नेगलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे विस्कस फोर्सेस इनवेरिएबली होते ही हैं पानी में, उसको भी नेगलेक्ट कर दिया है। कई और चीज़ें भी हैं, यू कैन सी कि जैसे जैसे जिस स्पीड से बॉल ऊपर उठेगी उस स्पीड से उसकी जगह लेने के लिए पानी आएगा, तो पानी की भी एक स्पीड होगी, पानी की भी एक काइनेटिक एनर्जी होगी, और जिस इंस्टेंट के ऊपर बॉल पानी को छोड़ रही होगी उस इंस्टेंट पे खाली पानी की ही काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, सॉरी बॉल की ही काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, पानी की भी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो पानी की काइनेटिक एनर्जी होती है जो घुमा फिरा के विस्कस फोर्सेस में ही खत्म होती है, जाके वेस्ट होती है वो एनर्जी। लेकिन अगर उन चीज़ों को हम एक एलिमेंट्री लेवल डिस्कशन अभी कर रहे हैं यहाँ पे, अगर उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो हम बोल सकते हैं कि एनर्जी कंजर्व करके इन दोनों को इक्वेट करके हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान से देखना कि माई इंटेंशन वॉज नॉट टू कंफ्यूज यू विद बिग कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, बट आइडिया यह था कि जेई लेवल पे अगर इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें हम ज़्यादा इधर उधर के आइडियाज़ नहीं लगाएंगे, हम सिंपली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके अपना काम चला लेंगे। लेकिन आगे के लिए ध्यान रखना कि आगे के लिए बीटेक लेवल पे जब जाओगे, जब और डिटेल में चीज़ें कंसिडर करोगे, तो इसमें और भी फैक्टर्स होते हैं। पानी भी जो मोमेंटम गेन करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसके साथ भी कुछ एसोसिएटेड एनर्जी होती है जिन सबको आपको आगे के लेवल पे शायद चल के कंसिडर करना होगा। बट यहाँ पे गुड थिंग इज कि हम एक बड़े बेसिक और एलिमेंट्री लेवल के एग्जाम की तैयारी करें, तो इसमें हम ज़्यादा परेशान होंगे नहीं। तो बस इनको आप बस इक्वेट कर दो, और इनको इक्वेट कर दोगे तो काम हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, ये आ जाता है एम जी कैंसिल कर दो। आपको शायद y की वैल्यू निकालनी थी, तो y आप देख लो, y हो जाएगा आपका n-1 मल्टीप्लाइड बाय h।
ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो बॉल एसेंशियली इतनी हाइट तक जंप करने वाली है, ये बात है। तो इस तरीके से हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। एक ऑप्शन ये है, बस ये ध्यान रखना कि एनर्जी कंजर्वेशन अगर आप लगाते हो तो ये जरूर ध्यान रखना कि अगर सबमर्ज ऑब्जेक्ट अगर पॉइंट ए टू बी जाता है तो उसकी जगह भरने के लिए जो लिक्विड होगा वो बी टू ए जाएगा। उसको जो लिक्विड बी टू ए शिफ्ट होता है उसको भी कंसिडर करना बड़ा जरूरी होता है अगर आप इसमें एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह लगा रहे हो तो। एक दूसरा ऑप्शन और भी है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक दूसरा तरीका भी हम अपना सकते हैं। इसमें हम कुछ वर्क की भी बात कर सकते हैं। सी, ये तो हमें पता है कि बॉल अगर इधर से इधर तक जा रही है तो इसने पोटेंशियल एनर्जी जो गेन करी है वो तो खैर मैं दोबारा लिख देता हूँ, वो हो जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी का गेन। एक तरीके से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा mg इंटू एच प्लस वाई। और हमें पता है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी गेन हुई है ये एनर्जी इसको किसी ना किसी ने दी होगी। अब इसको दूसरे तरीके से आप ऐसा सोच सकते हो दैट दिस कैन बी इक्वेटेड टू वर्क डन बाय बॉइंट फोर्स। बिकॉज जब ये पार्टिकल इधर से इधर तक जा रहा है पानी की सरफेस तक तो बॉइंट फोर्स इसके ऊपर वर्क तो कर ही रहा है। तो वर्क डन बाय बॉइंट फोर्स निकाल लेता हूं जरा मैं। दिस विल बी इक्वल टू बॉइंट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एच एंड यू नो दैट बॉइंट फोर्स होता है mg मल्टीप्लाइड बाय रो एल बाय रो एस। तो बॉइंट फोर्स को आप ऐसे लिख दो। तो आप ये देख लो कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वैसे ही आपको पता है दैट डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज n टाइम्स दैट ऑफ सॉलिड। तो ये हो जाएगा n इंटू एम जी एच एंड यू कैन ईजिली सी हम बिल्कुल एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। और लास्ट में आप सिंपली ये बोल दो कि भाई वर्क करने का तो मतलब होता है एनर्जी देना। तो लिक्विड ने इतनी एनर्जी दी और इस एनर्जी को लेके इस भाई ने अपनी पोटेंशियल एनर्जी फटाफट बढ़ा ली। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, यू कैन इजीली सी 100% सेम रिजल्ट आएगा। ये बात है। तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐसे देखो या वैसे देखो, ऑलमोस्ट सेम ही रहती है प्रॉब्लम्स को, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है। और ये इजी टाइप की प्रॉब्लम्स रहती हैं और किसी भी तरीके से वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के, एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह लगा के आप इन्हें आराम से टैकल कर सकते हो। और एक छोटा सा एग्जांपल और देख लो, बस उसके बाद काम हो जाएगा अपना यहाँ पे, और कुछ चाहिए नहीं अपने को इसमें। सी, एक और छोटा सा एग्जांपल देख लो, ये भी डिफिकल्ट नहीं है, फिगर विगर बड़ी सी दिख रही है, कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है। सी, अब की बार मैंने क्या किया है, देखो अब की बार मैंने क्यूबॉइड शेप का कंटेनर लिया है और इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट वाइट सब दी है आपको। और मैंने क्या किया है कि मैंने इनिशियली यहाँ पे एक बॉल ली है और इस बॉल को मैंने पॉइंट ए के ऊपर ऐसे किसी तरीके से पकड़ रखा था। और अब एक और काम करते हैं, आपकी लाइफ और टफ करने के लिए मैं इस कंटेनर को एक्सेलरेट भी कर देता हूँ। मान लो ये कंटेनर पूरा पानी से भरा हुआ है, कोई खाली जगह नहीं है, और ये कंटेनर आगे एक्सेलरेट कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन g/3। और पॉइंट ए वाला जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से मैं इस बॉल को रिलीज करने वाला हूँ। और क्वेश्चन में आप ये देखो जरा, क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा आप क्वेश्चन पढ़ लो, थोड़ा डेटा वेटा देख लो। क्वेश्चन में मैंने आपको ये दिया है कि लिक्विड की डेंसिटी रो है और अब की बार बॉल की डेंसिटी इससे ज़्यादा है, बॉल की डेंसिटी 3 रो है। तो ज़्यादा डेंसिटी होती है तो डूबता है आदमी। तो यू कैन सी कि अगर आप इस बॉल को छोड़ दोगे तो बॉल वैसे तो डूबेगी, लेकिन डूबने के साथ साथ आप देख लो सूडो फोर्स भी लगेगा। तो सूडो फोर्स लगने की वजह से ये थोड़ा पीछे भी जाएगी। और एक मैंने काम यहाँ पे और कर दिया है, एक मान लो सपोज मैंने बाहुबली को भी बुला लिया, और ये बाहुबली क्या कर रहा है, बाहुबली इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, कांस्टेंट फोर्स F लगा रहा है, विच हैज़ अ वैल्यू समथिंग लाइक mg/2। एक कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है। ध्यान से देखो किस डायरेक्शन में, क्यूबॉइड का जो ये वाला एज है, ये वाला जो एज है इस डायरेक्शन में लग रहा है बॉइंट फोर्स, सॉरी नॉट बॉइंट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। तो ये 3 फोर्सेज अभी आप देखो लगेंगे इस पार्टिकल के ऊपर। एक ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, जब आप रिलीज करोगे तो ये सूडो फोर्स भी लगेगा, और ये बाहुबली वाला जो फोर्स है ये भी लग रहा है। मतलब मैंने क्यूबॉइड का पूरा यूज किया है, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में लगा दिए फोर्सेस। बॉइंट फोर्स ऊपर से और लगेंगे, वो तो मैंने बोला ही नहीं उस बारे में। अब ये सारे फोर्सेस को चलते चलते जो बॉल है वो अल्टीमेटली नीचे भी आएगी, पीछे भी जाएगी, थोड़ा सा इधर भी जाएगी, और बोला ये है कि फाइनली आफ्टर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम ये बॉल फाइनली मिलती है इस पॉइंट बी के ऊपर। और अब ऑब्वियसली आप देख लो कि अगर बी तक पहुंचते पहुंचते इसने कुछ वेलोसिटी बनाई भी होगी तो बी के बियॉन्ड तो जगह जाने की है नहीं, तो बी से टकरा के इसकी वो एनर्जी सब खत्म हो जाएगी। तो फाइनली कैसे भी जाए पॉइंट बी के ऊपर जाके फाइनली बॉल रुक जाएगी। और क्वेश्चन मैंने फाइनली ये पूछा है कि अगर ये पॉइंट ए टू बी ट्रेवल कर जाती है बॉल, तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में हीट कितनी जनरेट होगी ये अपने को निकालना है।
आंसर मैंने नीचे दिया हुआ है उन जुझारू बच्चों के लिए जो मेरी बकबक सुनने से पहले खुद से क्वेश्चन सॉल्व अटेम्प्ट करना पसंद करते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी नाइस ट्रेट एंड दैट्स टिपिकली द आईआईटीएन ट्रेट कि सर आंसर मत बताओ हम, सॉरी सोल्यूशन मत बताओ हमें, लेट अस गिव अस सम टाइम फॉर ट्राइंग इट आउट। और वीडियो लेक्चर्स में तो ये सर्टनली पॉसिबल है, क्लास में तो देखो कई बार होता है कि अगर मान लो मेरे सामने 50 बच्चे बैठे हैं, अब उसमें से 2 मुझे पता है कि यार खुद निकालना चाहते हैं, बट 48 की शक्ल देख के मुझे लग रहा है कि यार ये दे जस्ट वांट कि सर सॉल्यूशन बता दो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देन कई बार ऐसा होता है कि हम सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं तुरंत, बट यहाँ पे हर बंदा अपनी अपनी नीड के हिसाब से सीख सकता है। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, आप खुद सॉल्व करना चाहते हो, बिल्कुल बिंदास सॉल्व करो। और अगर मान लो 2-3 क्वेश्चन में थोड़ी सी और हेल्प चाहते हो तो आई एम हेल्पिंग यू आउट, आप सीधे मेरा सॉल्यूशन भी देख सकते हो। यू कैन लर्न एज पर योर ओन नीड एंड दैट्स बेसिकली द ग्रेट थिंग अबाउट दीज रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और इसीलिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम बना रहे हैं यहाँ पे। बट चलो कमिंग बैक, अब मैं ज़रा इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ और देखते हैं क्या सॉल्यूशन होगा, क्या क्या मेन पॉइंट्स आएंगे इसमें। देखो सबसे पहले इसमें हम एक काम करते हैं, इसमें हम एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम टाइप की कोई चीज़ लगाते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज और आराम से इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमें ये दिया हुआ था कि पानी की डेंसिटी रो है और ये जो बॉल है इसके मटेरियल की डेंसिटी 3 रो है, ये तो अपने को दिया है, ये भी यहाँ लिख लेते हैं। अब देखो कि जब बॉल ए टू बी जाएगी तो इसके ऊपर सबसे पहले तो देख लेते हैं कि अपना ये वाला जो फोर्स था, ये वाला फोर्स कुछ वर्क करेगा एंड दैट विल बी द इजीएस्ट थिंग टू कैलकुलेट। यू कैन सी कि अगर बॉल ए टू बी जाएगी तो इसका फोर्स के ग्रीन वाले फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा सिंपली एल। तो वर्क डन बाय आवर फोर्स विल बी सिंपली इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एल, ये हमारे फोर्स का वर्क होगा, वेरी सिंपल। दूसरा आप देखो कि अगर ये बॉल नीचे भी जा रही है तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन है, इस मोशन में ग्रेविटी इसके ऊपर पॉजिटिव वर्क करेगा, लेकिन यू कैन इजीली सी कि जो बॉइंट फोर्स टाइप का फोर्स है वो इसके ऊपर नेगेटिव वर्क करेगा, बिकॉज बॉइंट फोर्स ग्रेविटी की वजह से लगने वाला जो बॉइंट फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप देखो तो बॉइंट फोर्स तो सॉरी ग्रेविटी का फोर्स तो हो जाता है mg, और बॉइंट फोर्स अगर आप देखोगे तो बॉइंट फोर्स, चलो अभी तो मैं एफ बी लिख देता हूं, बॉइंट फोर्स हो जाएगा mg इंटू रो लिक्विड अपॉन रो सॉलिड। तो देयरफॉर वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो नेट फोर्स हो जाता है mg इंटू mg माइनस mg बाई 3 विच इज नथिंग बट 2mg बाई 3, ये हो जाता है फोर्स आपका वर्टिकल डायरेक्शन में। और वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितना, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2l। तो देयरफॉर वर्क डन इन वर्टिकल डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 2/3 mg मल्टीप्लाइड बाय 2l विच इज नथिंग बट 4/3 mgl। तो ये बात है। और अगर हम बॉइंट फोर्स द्वारा किया गया वर्क हम एकोमोडेट कर ही रहे हैं तो हमें फिर उसमें जाने की जरूरत नहीं है। जो मैंने कहा था कि बॉल अगर नीचे जाएगी तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ पानी ऊपर जाएगा, उसको आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि या तो वो कंसिडर कर लो या दूसरा ऑप्शन है कि आप वर्क डन बाय बॉइंट फोर्स कंसिडर कर लो। दोनों में से एक चीज कर लोगे तो आपका काम 100% हो जाएगा। सिमिलरली आप देख लो, अब अगर मान लो सपोज ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे देखते हो, अगर एक्स डायरेक्शन बोल दो चाहिए तो इसको, अगर ऐसे जाते हैं तो आप ये देख लो कि कंटेनर के एक्सेलरेशन की वजह से भी एक जी इफेक्टिव वाला फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। यू विल सी कि इस डायरेक्शन में जो जी इफेक्टिव होगा वो हो जाएगा एक तरीके से ए, इन अदर वर्ड्स g/3। तो जो ये वाला डायरेक्शन है इसको एक सेकेंड के लिए मैं इसको एक्स ही बोल देता हूं। अगर एक्स डायरेक्शन में चाहिए तो बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन जैसे कैलकुलेशंस होंगे, बस जी की जगह g/3 आ जाएगा और कुछ नहीं है। तो देयरफॉर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन अगर आप देखो तो m इंटू जी इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय 4l। यू कैन सी 4l आपका ये वाले साइड का लेंथ है, तो x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 4l है, और जो वर्क डन जो फोर्स होगा वो हो जाएगा m इंटू g/3। बॉइंट फोर्स आप देख लो इसके साथ साथ, बॉइंट फोर्स हो जाएगा m इंटू जी इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ डेंसिटीज। रेशियो ऑफ डेंसिटीज मीन्स रो बाय 3 रो। तो यू कैन इजीली सी कि mg/3 कॉमन ले लो और अंदर आप देख लो इसके साथ साथ ऑब्वियसली 4l भी आ जाएगा। 4l भी हम लास्ट में कॉमन ले लेंगे
और ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/3। तो ये हो जाता है आपका वर्क डन इन एक्स डायरेक्शन बाय ऑल द फोर्सेस। और बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8/9 mgl। ये चीज़ है। तो यू कैन ईजिली से कि पार्टिकल के ऊपर जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे थे, वैसे अगर आप देखोगे तो 5 फोर्सेस एक्ट कर रहे थे। एक्स वाई जेड डायरेक्शन में जो फोर्सेस थे वो, और 2 बॉइंट फोर्स एक्ट कर रहे थे। ये वाला जो फोर्स था इसके करस्पॉन्डिंग इसको अपोज करने वाला कोई बॉइंट फोर्स नहीं था, बिकॉज ये वाला फोर्स खाली बॉल पे एक्ट कर रहा है, ये लिक्विड के ऊपर एक्ट नहीं कर रहा है। तो लिक्विड के हिसाब से और कोई बॉइंट फोर्स वगैरह नहीं था इसके करस्पॉन्डिंग। तो यू कैन ईजिली सी कि अब फाइनली हमारे पास 3 वर्क्स आ गए हैं, ये वाला और ये वाला। इन तीनों वर्क्स को हम टोटल अप कर देंगे एंड दिस टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चलो पहले इतना करके देखते हैं। अगर इन तीनों को आप सम अप कर देते हो तो ये हो जाता है आपका, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस दैट विल बी क्लियरर। तो ये हो जाएगा आपका mgl/2, 4/3 mgl एंड 8/9 mgl। ये आप देख लो कि ये तीनों का नेटवर्क डन है, और ये तीनों का नेटवर्क डन वैसे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए था, लेकिन हमें पता है कि फाइनली ये पॉइंट बी तक आने के बाद कहीं टकरा वकरा के बी पॉइंट से जैसे भी ये फाइनली बॉल रुक जाती है। तो अब आप फाइनली ये बोल सकते हो कि ये जो सारे के सारे फोर्सेस थे बेचारे, इन्होंने तो अपनी तरफ से इसको इतनी एनर्जी बर्थडे गिफ्ट करी थी, लेकिन फाइनली अगर इसके पास एनर्जी बचती नहीं है तो क्या किया इसने सारी की सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में वेस्ट कर दी है। तो देयरफॉर हीट जनरेटेड अगर आपको चाहिए तो यू कैन इजीली सी कि इन तीनों टर्म्स का आप सम अप कर लो। तीनों टर्म्स का सम अप करके जो भी आंसर आ जाएगा दैट विल बी सिंपली हीट जनरेटेड इन दिस प्रोसेस। और ये कैलकुलेशंस आप चेक करके देख लेना, ये आपका बिल्कुल जो मैंने रिजल्ट दिया है कॉर्नर में, ये रिजल्ट आपका आफ्टर कैलकुलेशंस आ जाएगा। तो ये बात है। एज यू कैन सी कि फ्लूइड स्टैटिक्स में, जैसा मैं पहले भी बोल रहा था कि फ्लूइड स्टैटिक्स में वर्क एनर्जी वगैरह के कोई बहुत बड़े बड़े महान क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, छोटे मोटे खेल होते हैं। वो छोटे मोटे खेल तो आप आराम से खेल ही लोगे, और ये 2 एग्जांपल्स लेके मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया है कि किस तरीके से आपको वर्क एनर्जी के खेल इसमें खेलने होते हैं। और आगे चलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। अब हम लास्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट में बस हम हमेशा की तरह इसको एंड कर देंगे बाय टेकिंग सम मिसलेनियस सॉल्व्ड एग्जांपल्स। तो अब लास्ट में मैं आपको कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिखाऊंगा, 4-5 अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, और अच्छे का मतलब ये नहीं कि डिफिकल्ट होंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे, और उसके साथ देन वी विल बी एंडिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर। चलो लेट अस हैव अ लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल इन दिस सीरीज। अच्छा, इन सारे के सारे एग्जांपल्स में अब मैं मान के चल रहा हूं कि आप फ्लूइड स्टैटिक्स लगभग जब खत्म कर रहे हो तो आपने मेरे सारे वीडियोस भी प्रॉपर्ली देख लिए होंगे। उसके बीच बीच में मैंने जो एग्जांपल्स दिखाए थे, सॉल्व किए थे, वो भी आपने सारे स्टडी कर लिए होंगे, और इसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक से भी आपने एक साइजेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अब तक अटेम्प्ट तो कर ही लिया होगा। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रोफिशिएंसी चैप्टर में ऑलरेडी बन चुकी है। तो इन सारे के सारे एग्जांपल्स में जो मैं लास्ट में ले रहा हूं, आई विल सीरियसली से कि इन सबको डायरेक्टली मेरे सॉल्यूशन मत देखना। सबसे पहले एग्जांपल आपके सामने आता है, थोड़ा बहुत वीडियो को पॉज करो, अटेम्प्ट करो, बन जाता है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज जस्ट फॉर बिल्डिंग सम एक्स्ट्रा नॉलेज एंड एक्सपीरियंस यू कैन हैव अ लुक एट माय सॉल्यूशंस। बट ये सारे सॉल्यूशंस सिर्फ रेफरेंस के लिए हैं। 70-80% स्टूडेंट्स को इन सॉल्यूशंस को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, एक आध क्वेश्चन जरूर थोड़ा टेढ़ा आएगा, उसमें जरूर देख लेना, बट अदरवाइज ट्राई टू सॉल्व दीज एग्जांपल्स एज फार एज पॉसिबल ऑन योर ओन। और चलो फर्स्ट एग्जांपल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। देखो फर्स्ट एग्जांपल में आपको बोला है कि मेरे पास एक ऐसा पाइप है जिसका ये पार्ट वर्टिकल है, ये वाला पार्ट हॉरिजॉन्टल है। अब ऑब्वियसली ऐसे पाइप के अंदर अगर आप पानी भर दोगे तो पानी तो सारा का सारा, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल एंड राइट एंड जो है, यहाँ से पानी तो सारा का सारा निकल जाएगा। तो नॉर्मली तो पानी इधर से पूरा निकल जाना चाहिए, लेकिन हम बड़े चालाक हैं, हमने क्या किया है कि हम इस पूरे के पूरे पाइप को एक एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहे हैं ऐसे। अब आप देखो ये करोगे अगर, तो ये अंदर जितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे इन सबके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा पीछे के डायरेक्शन में। तो पानी की जो चांसेस थे यहां से निकलने के वो कुछ कम हो जाएंगे, बिकॉज सूडो फोर्स इनको इधर पुश करेगा। और इसकी वजह से सूडो फोर्स अगर बहुत ज़्यादा होगा तो उल्टा भी हो सकता है। इनफैक्ट काम आप बहुत ज़्यादा एंथू में आ जाओ, बहुत तेज़ी से उसको एक्सेलरेट कर दो,
तो ये भी हो सकता है कि इतना ज़्यादा सूडो फोर्स लगे कि ये पानी यहाँ से निकलना शुरू हो जाए। लेकिन इन्होंने बोला है कि नहीं, हम वी आर वेरी केयरफुल, हम इसको एग्जैक्टली बस इतने एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं कि पानी ना इधर से निकल रहा है ना उधर से निकल रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि भाई ये करने के लिए कितना एक्सेलरेशन ज़रूरी होगा। तो ये देख लो, बहुत सिंपल सी बात है। सी हमें पता है कि यहाँ पे भी अल्टीमेटली ये एटमॉस्फेयर के साथ कॉन्टैक्ट में है। अब अगर एटमॉस्फेयर के साथ कॉन्टैक्ट में है तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है। दोनों जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो अल्टीमेटली सेम है। और अगर ऐसा होता कि लिक्विड का जो प्रेशर है, लिक्विड के अंदर वाला जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता तो लिक्विड प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बीट करके बाहर आता। कम होता अगर मान लो तो एयर इस लिक्विड को बीट करके अंदर आने लगती। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम है, लिक्विड ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि लिक्विड के अंदर जो प्रेशर होगा वो अल्टीमेटली एग्जैक्टली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए। और इसी चीज़ का हम यूज़ कर लेंगे। सी अगर हॉरिजॉन्टल पार्ट में देखो तो एक डेल्टा एम मास का पार्टिकल लेते हो तो उसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा डेल्टा एम मल्टीप्लाइड बाय ए। तो इसकी वजह से इफ यू रिमेंबर, वही हमने जो एक्सेलरेटेड कंटेनर्स वगैरह की थ्योरी देखी थी, आप बोल सकते हो कि पॉइंट्स अगर मैं 1 और 2 मार्क करता हूं तो 1 से 2 तक जाने में आप सूडो फोर्स के डायरेक्शन में जा रहे हो, प्रेशर बढ़ेगा। और 2 के ऊपर जो प्रेशर होगा वो 1 से ज़्यादा होगा, और ये प्रेशर डिफरेंस जो है ये हो जाएगा रो इंटू जी इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय एच। अब एच की जगह आप एल डाल दोगे और जी इफेक्टिव की जगह हम ए डाल देंगे। तो ये जो डिफरेंस हो जाएगा 1 से 2 तक के प्रेशर में इंक्रीज इतनी हो जाएगी। एंड यू कैन ऑल्सो सी कि अब जब 2 से 3 जाओगे तो ये सूडो फोर्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब यहाँ से ग्रेविटी का फर्क पड़ेगा। तो 2 से अगर आप ऊपर जाओगे, स्टॉप पॉइंट को 3 बोल देता हूँ, तो 2 से 3 तक जाने में प्रेशर कम होगा। और दैट मीन्स कि P2 माइनस P3 अगर आप देखोगे तो ये जो प्रेशर का ड्रॉप होगा ये ड्रॉप हो जाएगा आपका सिंपली रो जी एच। और हमें ये पता है फाइनली कि P1 और P3 अगर आप देखोगे तो P1 और P3 तो अल्टीमेटली इक्वल ही है। तो अगर P1 और P3 ये दोनों इक्वल हैं, दोनों P नॉट है, तो इसका मतलब है ये दोनों भी इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है। मतलब ये जो दोनों टर्म्स होंगे जिनको भी मैं एनसर्कल कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से एनसर्कल कर देता हूँ, ये जो दोनों टर्म्स होंगे ये दोनों टर्म्स भी इक्वल ही हो जाएंगे। तो बस आप इनको इक्वेट कर दो, कुछ भी नहीं है, रो ए एल विल बी इक्वल टू रो जी एच। तो यू कैन ईजिली सी कि एक्सेलरेशन जो है वो सिंपली हो जाएगा जी मल्टीप्लाइड बाय एच बाय एल। बड़े सिंपल तरीके से आप बोल सकते हो ऐसे। या अगर मान लो सपोज ये सब लंबे चौड़े काम करने की बजाय अगर आपने एक बड़ी सिंपल सी चीज़ रियलाइज कर दी है कि अगर किसी कंटेनर में पानी भर के एक्सेलरेट करते थे तो आपको याद होगा कि कंटेनर के अंदर जो पानी की सरफेस थी वो सरफेस थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती थी। और हमने देखा था कि ये एंगल थीटा जो होता था इसका कुछ इक्वेशन होती थी tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी। अगर आपने वो इक्वेशन लगा दी और वो इक्वेशन लगा कि आपने एक स्टेप में निकाल लिया तो और भी अच्छा है। दैट इक्वेशन इज 100% एप्लीकेबल, उससे भी आप कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो था अपना फर्स्ट एग्जाम्पल। और आगे चलते हैं, हैव अ लुक एट दिस एग्जाम्पल ऑल्सो। अब ये थोड़ा सा बेटर एग्जाम्पल है, पहले वाला तो खाली मोटिवेशन के लिए था कि यार सिंपल सा एग्जाम्पल था, आई वॉन्टेड एवरीबॉडी टू सॉल्व इट। अब ये जो एग्जाम्पल है ये थोड़ा चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग डजंट रियली मीन दैट द एग्जाम्पल इज डिफिकल्ट, तो क्वेश्चन इज डिफिकल्ट और लेंदी, बट थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिक्कत यही आती है कि क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आता कि भाई करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो आप वीडियो को पॉज कर दो और पॉज करके पहले थोड़ा सा देख समझ लो कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, फिर हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। ओके चलो, लेट्स हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। एंड इनफैक्ट सॉल्यूशन से पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, वो देखते हैं। सी सबसे पहले तो इस फिगर को मैं थोड़ा सा अपने तरीके से बनाता हूँ। सी ये तो बड़ी बढ़िया इन्होंने 3 डायमेंशनल फिगर वगैरह बना रखी है, फुल मार्क्स फॉर दैट। लेकिन जनरली इस तरह के क्वेश्चन समझ में थोड़े ज़्यादा आते हैं अगर जरा इसकी फिगर थोड़ी अलग तरीके से बना ली जाए। तो आप ये देखो कि इसी फ्लोटिंग सिलेंडर को अगर मैं साइड से देखूंगा तो साइड से ये कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये मत बोलना कि सर इसमें तो 2 रॉड हमने पानी के अंदर डिप कर दिया, रॉड नहीं है, सिलेंडर ही है। और ये सिलेंडर का अगर आप देखोगे तो ये इनर रेडियस है, ये आउटर रेडियस है, और अंदर जो हॉलो वाला पार्ट है उसको मैंने अलग से दिखा दिया है ऐसे। तो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन एक तरह से मैंने सिलेंडर का बना दिया है यू। और ये इन्होंने बोला है कि इनिशियली
जो सिलेंडर था वो पानी में फ्लोट कर रहा था। और इन्होंने बोला था कि इनिशियली यहाँ से एक हाइट h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर का पार्ट सिलेंडर का था जो पानी के ऊपर था। मतलब जो सिलेंडर है वो भी कुछ लाइट वुडन टाइप के मटेरियल का बना होगा, तभी वो ऑटोमेटिकली फ्लोट कर रहा है। और इन्होंने ये नहीं बताया कि सिलेंडर की पूरी लेंथ कितनी है, तो हम तो मान लेते हैं कि भाई चलो सिलेंडर की पूरी लेंथ L है। इनफैक्ट क्वेश्चन में फाइनली आपको यही निकालने को बोला है कि सिलेंडर की पूरी लेंथ कितनी होगी। अब आगे देखो क्या कर रहे हैं। आगे इन्होंने बोला है कि इस फ्लोटिंग सिलेंडर के अंदर मैं धीरे धीरे यहाँ पे ऑयल पोर करना शुरू करता हूँ। अब पहले तो ये थोड़ा सा समझते हैं कि अगर यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा करके ऑयल पोर करोगे तो होगा क्या। जैसे आपने मान लो थोड़ा सा ऑयल यहाँ पे डाल दिया इतना। अब एक आइडिया तो यह आता है कि सर ये ऑयल जो है, इस ऑयल की वजह से एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स लगेगा। इस बॉइंट फ्लो फोर्स की वजह से क्या होगा कि जो ये सिलेंडर है थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा। एक सबसे पहला आइडिया तो ये आता है इस क्वेश्चन में कई बार। हम अभी देखेंगे डिस्कस करके कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिकॉज आप ये देखो कि अगर आप यहाँ पे ऑयल पोर करोगे भी तो आप इसे बॉइंट फोर्स के टर्म्स में मत देखो, अगर आप इसको प्रेशर के टर्म्स में देखो तो यू विल सी कि मान लो अगर आपने ऑयल अंदर पोर कर भी दिया तो ये ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सिलेंडर के वॉल के ऊपर फोर्स लगाएंगे इस तरीके से। अब अगर ये ऐसा फोर्स लगाएंगे ऑयल सिलेंडर के ऊपर, कोई वर्टिकल फोर्स तो लगा नहीं रहा है, तो अगर ये सारे के सारे ऑयल के मॉलिक्यूल सिलेंडर के ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स ही लगा रहे हैं तो ये किसी भी तरह से ऑयल डायरेक्टली सिलेंडर को तो ऊपर पुश नहीं कर सकता है। तो देयरफॉर इट विल नॉट बी वेरी रीजनेबल टू से कि बॉइंड फोर्स ज़्यादा लगेगा और उसकी वजह से सिलेंडर ऊपर जाएगा। वो बोलना ठीक नहीं है। उसकी वजह हम एक और चीज़ बोल सकते हैं, और वो ये बोल सकते हैं कि जैसे ही आप ऑयल पोर करोगे ये ऑयल इस पानी के ऊपर प्रेशर बनाएगा। और पानी में अगर मान लो यहाँ पे एक मछली है और यहाँ पे एक और मछली है, मछली 1 मछली 2, तो जो मछली 1 है उसको दिखेगा कि यार मेरे साथ तो धोखा हो गया, मेरे ऊपर तो पानी भी है और उसके ऊपर ऑयल भी है, मेरे ऊपर तो एक्स्ट्रा प्रेशर है। और मछली 2 खुश होगी, कहेगी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ऊपर तो खाली पानी है। एटमॉस्फेयर तो खैर दोनों के ऊपर ही है तो वो तो नेग्लेक्ट कर दो, लेकिन यू कैन इजीली सी कि अगर आप अंदर ऑयल कुछ पोर करोगे तो दिक्कत ये होगी कि 2 पॉइंट अगर आप सेम लेवल पे ले लेते हो तो उन दोनों के ऊपर प्रेशर डिफरेंट आने लगेगा। और इसी वजह से आप देख लो कि अगर पॉइंट 1 पे ज़्यादा प्रेशर होगा, 2 पे कम प्रेशर होगा, तो पानी क्या करेगा, पानी सिलेंडर के अंदर से बाहर भागेगा। बिकॉज लिक्विड्स अगर हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर ही फ्लो करते हैं, तो अगर 1 के ऊपर प्रेशर ऑयल डालने से बढ़ेगा तो 1 से 2 की तरफ लिक्विड बाहर भागेगा। तो लिक्विड पानी जैसे जैसे आप तेल डालते जाओगे अंदर अंदर, वैसे वैसे जो पानी है वो सिलेंडर के अंदर से बाहर निकलता जाएगा। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा नहीं है कि पानी का लेवल वही रहेगा बस उसके ऊपर ऑयल चढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं है। ये ऑयल इस पानी को पुश करेगा। एक बात हमने देखी, और उससे पहले हमने उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये देखी है कि ऑयल डालने से ऐसा नहीं होगा कि सिलेंडर की टेंडेंसी ऊपर आने की होगी, सिलेंडर वहीं का वहीं रहेगा, बस जो ऑयल आएगा वो पानी को रिप्लेस करता जाएगा, ये होने वाला है। और अब इसी को मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा है सिलेंडर वहीं रहेगा बस ऑयल भरता जाएगा, तो एक टाइम आप देख लो ऐसा आएगा जब ये पूरा का पूरा सिलेंडर भर जाएगा और सिलेंडर के अंदर का जितना पानी होगा वो सारे के सारे पानी को ऑयल अल्टीमेटली बाहर कर देगा। और इसके बाद अगर आप और ऑयल डालोगे तो फिर कुछ हो सकता है। और ये हो सकता है कि अब और ऑयल डाल रहे हो तो ये ऑयल आपका यहाँ से गिरना शुरू हो जाए, या कुछ ये भी हो सकता है कि इसके बाद जो ऑयल है वो इसके नीचे आना शुरू हो जाए। अब अगर ऐसे नीचे आ जाएगा तो फिर वो कुछ पुशिंग फोर्स लगाएगा, थिंग्स कैन गॉट कॉम्प्लिकेटेड आफ्टर दैट। बट वो तो बोला नहीं है इन्होंने बोला है कि सिलेंडर को पूरा ऑयल से भर देंगे, उसकी क्या कंडीशन है। तो बस आप ये देख लो कि हमने यहाँ तक इतना एनालाइज करके देखा है कि जब सिलेंडर को पूरा ऑयल से भर भी दोगे तो भी सिलेंडर की ये वाली जो एच है ये वाली एच चेंज नहीं होगी। ये सिलेंडर ऐसा नहीं कि और थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज आप ये देख लो कि अल्टीमेटली सिलेंडर के mg को पानी का बॉइंट फोर्स बैलेंस कर रहा था। अब यहाँ पे आप देख लो कि ये जो प्रेशर था, दिस प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया वॉज इक्वल टू mg। अब mg तो उतना का उतना ही है, एरिया उतना का उतना ही है, तो इसका मतलब है प्रेशर भी सेम ही रहेगा। प्रेशर सेम रहेगा इसका मतलब है कि ये वाली हाइट भी सेम रहेगी। तो किसी भी तरह से देख लो, अलग अलग तरीकों से आप देख के ये समझ सकते हो पहली बात कि ऑयल भरने से सिलेंडर के कोई ऊपर ऊपर जाने की टेंडेंसी तो होगी नहीं। और अब यहाँ पे वो बंदे बड़े मस्त रहते हैं जो इतना सोचते ही नहीं है। वो कहेंगे सर हमने तो इतना सोचा ही नहीं था कि सिलेंडर ऊपर 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 भी जाएगा, हमने तो वहीं का वहीं मान के कैलकुलेशन कर दिया था। अब अगर मान लो सपोज कोई बंदा ज़्यादा सोच ही नहीं रहा है तो वो तो मस्त है, वो तो ऑलरेडी सोल्यूशन निकाल के बैठा होगा। लेकिन कायदे से स्पेशली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस्ड आपको ये सोचना चाहिए। बिकॉज
वो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं, अब बताओ कि सिलेंडर, मतलब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के दे सकते हैं आराम से कि हमने इसमें ऑयल डाला, अब ऑयल डालने से सिलेंडर का क्या होगा, विल इट गो अप, विल इट गो डाउन, विल इट रिमेन एट द सेम प्लेस, एंड यू कैन इजीली सी कि अगर समझे बिना हमने खाली आंसर निकाल दिया, देन ऑब्वियसली वी विल गेट स्टक एट दीज पॉइंट्स विच वी डू नॉट वांट एब्सोल्युटली। तो पर चलो, हमने अब ये प्रॉब्लम समझ तो पूरी ली, अब इसके बाद ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। इसमें आप देख लो कि ऑयल की डेंसिटी अगर रो 1 है, पानी की डेंसिटी अगर रो 2 है, तो नाउ यू कैन इजीली सी कि जब सिलेंडर में पूरा का पूरा ऑयल भर गया होगा बीच में, तो यू कैन इजीली सी दैट ρ1 GL विल बी इक्वल टू रो 2 इंटू जी इंटू एल माइनस एच। जैसा देखो मैं पहले भी कह रहा था कि मैथमेटिकली क्वेश्चन खाली 1-2 लाइन का है, समझने वाली कुछ चीज़ें थी वो हमने समझ ली है, बट अदरवाइज क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं। और अब बस इसको आप सॉल्व कर लो, तो ρ1L इज इक्वल टू रो 2L माइनस रो 2H, एंड यू कैन ईजिली सी, शायद अपने को L की वैल्यू निकालनी थी, तो L की वैल्यू आप देख लो, L की वैल्यू आ जाएगी रो 2H डिवाइडेड बाय रो 2 माइनस रो 1, ये आपके पास L की वैल्यू आ जाएगी। यू कैन पुट द न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड यू कैन गेट द फाइनल आंसर दैट आई हैव गिवन एट द बॉटम। तो ये बात है, वी हैव सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो। और आगे चलते हैं और देखते हैं कोई अच्छा एग्जाम्पल मिलता है तो देखते हैं। अब इतना एग्जाम्पल देख ही रहे हैं तो फिर यार टॉर्क को क्यों पीछे छोड़ा जाए। तो 1-2 क्वेश्चन मैंने टॉर्क और के भी ले लिए, दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। फिर रिमेंबर हमने टॉपलिंग वॉपलिंग वाले जो क्वेश्चंस देखे थे वो एक्चुअली काफ़ी अच्छे थे, बट जस्ट जनरल थोड़ी सी एडिशनल प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन और भी है। तो सिचुएशन ये है कि अब की बार मेरे पास एक रॉड है जो किसी लाइट मटेरियल की बनी है, और इसको मैं पिवट करके पानी के अंदर छोड़ देता हूँ। तो वैसे तो क्या होगा कि वैसे तो पानी इसको बॉइंट फोर्स लगा के बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करेगा, बट यू कैन सी दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। हमने क्या किया है कि हमने इसको एक एंगल थीटा तक तो जाने दिया है, और उसके बाद यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग लगा दिया है, और ये जो स्ट्रिंग है ब्लू कलर का, एक स्ट्रिंग लगा के, धागा लगा के हमने इसको बांध दिया है। तो यू कैन ईजिली सी कि पानी अभी भी इसको बॉइंट फोर्स लगा के ऊपर पुश कर रहा है, लेकिन जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा, ये टेंशन इसको वापस पुल करेगा एंड एन इक्विलिब्रियम विल बी मेंटेन्ड। और क्वेश्चन बस सिंपल सा ये है कि ये जो थ्रेड है, जो स्ट्रिंग है, इसके अंदर टेंशन कितना होगा, बस ये अपने को निकालना है। तो देखो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है। यहाँ पे भी आप देख लो, सबसे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। हमें पता है कि पानी का जो फोर्स होगा वो यूनिफॉर्म लोडिंग जैसा फोर्स होता है, तो उसको बॉइंट फोर्स को हम सेंटर से लगा सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास रॉड का जो है यहाँ से लगा देते हैं L/2 डिस्टेंस से, ये हो जाता है बॉइंट फोर्स। इसके साथ साथ आप देख लो mg भी हमें इसे लगा देते हैं। इनफैक्ट mg कम होगा तो इसका एरो छोटा बनाते हैं, ये होगा mg, और इसके साथ साथ होगा टेंशन। तो पिवट के फोर्स का तो कोई टॉर्क लगेगा नहीं, उसको भूल जाते हैं। और बाकी अगर आप देखो तो बाकी तीनों फोर्सेस तो इस तरीके से हैं, और हमें फर्दर ये भी पता है कि इनका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना होगा टॉर्क में। तो इनफैक्ट तीनों फोर्सेस के लिए देख लो, तीनों फोर्सेस का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उस सब में कॉस थीटा तीनों में आएगा। तो अब जरा टॉर्क की मैं इक्वेशन लिखता हूं। यू कैन सी कि रॉड को ऊपर के साइड में रोटेट करने की टेंडेंसी खाली बॉइंट फोर्स की है। तो बॉइंट फोर्स का कॉस कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय L/2, ये तो एक टॉर्क होगा जो रॉड को ऊपर मोड़ने की कोशिश कर रहा है, और mg और टेंशन उसको दोनों के दोनों उसको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देयरफॉर mg cos थीटा इंटू L/2, तो ये ग्रेविटी का टॉर्क हो गया, और टेंशन बिल्कुल एंड से लग रहा है, तो t cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय L, ये आपका टेंशन का टॉर्क हो गया। सबसे बढ़िया बात यह है कि भाई cos थीटा तो सबसे पहले कट ही जाएगा, L भी कट जाएगा, तो इन सबको तो कैंसिल कर देते हैं। तो यू कैन इजीली सी दैट बॉइंट फोर्स इंटू हाफ इज इक्वल टू mg/2 प्लस टेंशन। ऑलमोस्ट काम हो गया अपना, बॉइंट फोर्स बचा है, और बॉइंट फोर्स निकालना तो हमारा सिंपल सा काम है ही। यू कैन इजीली सी दैट बॉइंट फोर्स निकालने के लिए वही सिंपल इक्वेशन यूज कर लो, mg मल्टीप्लाइड बाय ρL/ρs। और लिक्विड की डेंसिटी आपको रॉड की डेंसिटी से 3 गुना ज़्यादा दी है, तो ये हो जाएगा आपका बॉइंट फोर्स 3 mg के बराबर। बस अब इसको अपनी ये फर्स्ट इक्वेशन जो थी इसके अंदर पुट कर दोगे, तो यू विल हैव 3/2 mg माइनस mg/2
इज इक्वल टू टेंशन एंड यू कैन इजीली सी टेंशन की वैल्यू आ जाएगी आपकी सिंपली mg के बराबर। तो देख लो कोई बहुत बड़े बड़े खास क्वेश्चंस नहीं बनते हैं इसमें, टॉर्क वॉर्क के भी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं। और आगे चलते हैं, टॉर्क का एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं आपको, हैव अ लुक एट दिस फेलो। और इसको भी आप एक बार पहले, इसमें पिछले वाले में मैंने आंसर नहीं दिया था, सो दैट वाज माय जॉब टू सॉल्व इट। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आंसर भी दिया है, तो अब आप एक बार खुद से भी अटेम्प्ट करके देख सकते हो। हालांकि पिछले वाला तो खैर ज़्यादा ही आसान हो गया था, उसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है। अब की बार मैंने क्या किया है कि अब की बार जो पिवट है उसको मैंने ऐसे रखा है कि वो पानी के बाहर है। अब मान लो पानी के बाहर किसी रॉड को पिवट करके छोड़ देता हूं, तो वैसे तो ग्रेविटी विल ट्राई टू मेक इट वर्टिकल, लेकिन नीचे अगर मैंने पानी लगा दिया है तो पानी के अंदर जैसे ही इसका एंड डिप होगा वैसे ही यहां से अगर आप देखो तो इस वाले पार्ट के ऊपर बॉइंट फोर्स भी लगेगा। तो अब इतने पार्ट के ऊपर लगने वाला जो बॉइंट फोर्स है वो अगर mg के टॉर्क को बैलेंस कर लेता है तो ये रॉड अपनी इक्विलिब्रियम में आ सकती है। तो क्वेश्चन ये है कि अब हमें निकालना है कि रॉड इक्विलिब्रियम में है तो दी, और हमें ये निकालना है कि रॉड की डेंसिटी कितनी है, ये सब अपने को निकालना है। तो मान लेते हैं कि रॉड की डेंसिटी जो है ये है ρ1, पानी की डेंसिटी है मान लो ρ2, और इक्विलिब्रियम है अगर है तो अभी आप देख लो इक्विलिब्रियम में क्या होगा। यू विल सी कि एक तो mg फोर्स लगेगा, ठीक है, रॉड का मास अगर m है तो mg फोर्स तो सेंटर से लगेगा रॉड के ऐसे। और बॉइंट फोर्स अब ध्यान से देखना, बॉइंट फोर्स आप देख लो कि खाली जो सबमर्ज्ड वाला पार्ट है उस सबमर्ज्ड वाले पार्ट के सेंट्रॉइड से लगेगा। तो सबमर्ज्ड वाला पार्ट अगर खाली इतना है तो इतने पार्ट का जो सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ मास होगा यहां से बॉइंट फोर्स लगेगा। और ये जो बॉइंट फोर्स होगा, अभी इसकी वैल्यू भी हम निकाल लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि बॉइंट फोर्स को पूरा का पूरा आप रॉड के सेंटर से नहीं लगा दोगे, यहां से सेंट्रॉइड ऑफ द सबमर्ज्ड पार्ट वहां से बॉइंट फोर्स लगेगा। और इन दोनों के टॉर्क निकाल के हम इक्वेट करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी अवर फर्स्ट जॉब। और बॉइंट फोर्स लेकिन उससे पहले निकाल लेते हैं। बॉइंट फोर्स हो जाता है mg इंटू ρl/ρs। अब mg का मतलब क्या है, m का मतलब है मास ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट। तो ये जो मेरा फॉर्मूला था mg इंटू ρl/ρs, इसमें आप देख लो सबमर्ज्ड पार्ट खाली आधा पार्ट है रॉड का, तो आधे पार्ट का जो मास है वो m/2 हो जाएगा। एक बात तो ये हो गई। ρl आप देख लो, ρl जो है और ρs जो है इनकी वैल्यू इनफैक्ट यही हमें निकालना है। तो ρl आपका है ρ2, ρs है ρ1। तो ये तो हो जाता है आपका बॉइंट फोर्स। ठीक है, अभी हम टॉर्क बैलेंस करने वाले हैं। तो टॉर्क बैलेंस करने के लिए एक काम करते हैं कि ये एंगल जरा थीटा भी देख लेते हैं। तो ये एंगल अगर थीटा है तो यू कैन फर्दर सी ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो यू कैन इजीली सी कि mg का cos थीटा कंपोनेंट इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। तो यू विल हैव mg cos थीटा इंटू l/2। ये तो आप देख लो कि ये तो ग्रेविटी का टॉर्क होगा। और जो बॉइंट फोर्स है, ध्यान से देखो, बॉइंट फोर्स का टॉर्क हो जाएगा सिमिलरली बॉइंट फोर्स इंटू कॉस थीटा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r जो है ये हो जाएगा l/2 फिर l/4 और है। तो देयरफॉर बॉइंट फोर्स का टॉर्क चाहिए तो पहले बॉइंट फोर्स का यूजफुल कंपोनेंट ले लो और उसके बाद 3/4 के उधर से फोर्स लग रहा है तो ये कर दो। जो जो कैंसिल हो रहा है वो चीज़ें आप कैंसिल कर दो। तो यू विल हैव mg/2 इज इक्वल टू 3/4 इंटू बॉइंट फोर्स, और बॉइंट फोर्स है आपके पास mg/2 इंटू ρ2/ρ1। एंड नाउ यू कैन ईजिली सी कि आप जो जो चीज़ें चाहिए उनको कैंसिल कर सकते हो। एंड यू कैन फाइनली सी कि ρ2/ρ1 अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा सिंपली 4/3। मतलब लिक्विड की डेंसिटी, पानी की, और जो आपका रॉड का मटेरियल था उसकी डेंसिटी का रेशियो आपके पास आ जाता है 4/3। तो एक बात तो अपनी फुलफिल हो गई, एक चीज़ तो हमें मिल गई। अब सिमिलरली दूसरी चीज़ आप देख लो, दूसरी चीज़ क्वेश्चन में पूछी थी कि आपको ये पिवट का फोर्स कितना होगा। ये बहुत आसान है, पिवट का फोर्स आप देख लो। पिवट का फोर्स निकालने के लिए बस खाली अभी मैं आपको फोर्सेस सारे के सारे दोबारा बना के दिखाता हूँ। यू कैन सी कि एक mg लग रहा था और एक बॉइंट फोर्स लग रहा था। याद करो, हम पिवट का फोर्स निकालने के लिए कभी भी टॉर्क की इक्वेशन नहीं बनाते थे, बिकॉज उसमें तो पिवट का फोर्स आएगा ही नहीं।
तो पिवट का फोर्स निकालने के लिए हम खाली फोर्सेस की बात करते थे और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि R1 कितना है, R2 कितना है, इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता था। तो नोट दैट कि रॉड के ऊपर अगर पिवट को छोड़ दो तो उसके सिवा जो बाकी सारे के सारे फोर्सेस है ये सब वर्टिकल है। तो ऑब्वियसली पिवट को भी एक वर्टिकल फोर्स ही लगाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कैंसिल आउट दीज गाइस। तो पिवट क्या करेगा, पिवट एक वर्टिकल फोर्स लगाएगा। तो पहली बात तो ये है दैट पिवट के फोर्स का कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा नहीं, और पिवट का फोर्स अगर पता है कि भाई ये प्योरली वर्टिकल होगा तो इसको बोल देते हैं एफ पी बोल देते हैं। एंड यू कैन इजीली सी कि आपकी इक्वेशन सिंपली ये बन जाएगी दैट एफ पी और एफ बी बॉइंट फोर्स प्लस पिवट फोर्स ये दोनों मिलकर अल्टीमेटली एम जी को बैलेंस करेंगे। तो बस कुछ भी नहीं करना है, ये डेंसिटी का जो रेशियो मिला है इसको इधर डाल दो, इधर डाल दोगे तो आपको बॉइंट फोर्स मिल जाएगा। बॉइंट फोर्स को आप इस तरीके से एफ पी प्लस एफ बी इक्वल टू एम जी कर दोगे तो आपको पिवट का फोर्स 100% मिल जाएगा। सो दीज आर द वे, दीज आर द टेक्निक्स बाय विच यू कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। यू कैन इजीली सी कि एक बार आप चैप्टर अच्छे से स्टडी कर लेते हो, मेरे एग्जाम्पल्स आप सारे के सारे समझ लेते हो, कुछ क्वेश्चंस आप और क्वेश्चन बैंक वगैरह से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो यू कैन इजीली सी कि एंड में इतनी टफ नहीं लगती हैं चीज़ें जितनी शायद शुरू में थोड़ी बहुत लग भी रही हो, लेकिन अब तक आते आते होपफुली यू हैव बिकम कंफर्टेबल। इवन ये टॉर्क वॉर्क वाले क्वेश्चंस भी अगर आप देखोगे तो ऐसे कोई बहुत महान या सुपर चैलेंजिंग नहीं होते हैं। और आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत पहले मैंने एक बार एक मूवी देखी थी। द मूवी वॉज, इट हैड अ नेम वाटर वर्ल्ड, और आइडिया ये था उसमें कि कुछ टाइम ऐसा हो गया है, कुछ एपोकलिप्स वगैरह टाइप की आ गई, उसमें सारी की सारी दुनिया पानी से भर गई है, फ्लडिंग हो गई है सब तरफ, एंड देयर इज नो लैंड लेफ्ट एनीवेयर। एवरेस्ट वगैरह भी सब पानी से कवर हो गए एंड द होल वर्ल्ड इज जस्ट वाटर, और लोग शिप्स और बोट्स के ऊपर रहते हैं। दैट वाज द आइडिया। तो उससे इंस्पायर होकर मैंने एक प्रॉब्लम बनाई थी इसकी, फ्लूइड मैकेनिक्स की। ऑल्दो लेटर ऑन आई फाउंड आउट कि मुझसे पहले ही कई लोग इंस्पायर हो चुके थे, और ये प्रॉब्लम मुझे फाइनली देखा रशियन बुक्स में भी, ब्रिटिश बुक्स में भी, कई जगह प्रॉब्लम अवेलेबल थी पहले से ही, बट स्टिल नॉनदलेस दिस इज अ वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। थोड़ा सा इसमें ग्रेविटेशन भी मिक्स हो जाता है। ग्रेविटेशन अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो उसका जो रूल यूज होता है ग्रेविटेशन का वो मैंने आपको यहाँ पे अलग से दे दिया है। क्वेश्चन ये है बेसिकली कि मेरे पास एक ऐसा प्लैनेट है जो पूरी तरह से पानी से बना हुआ है, बीच में भी कोई लैंड वैंड कहीं नहीं है, पूरा पानी का गोला है, बस दैट्स इट। और पानी की डेंसिटी मान लो रो है। वैसे तो पानी बहुत इंटेंस प्रेशर में उसकी डेंसिटी थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, लेकिन वो हमने नेग्लेक्ट कर दिया। मान लेते हैं कि पानी का जो पूरा बड़ा गोला है उसकी पूरे गोले की डेंसिटी मान लो रो है, और हमें ये निकालना है कि अब अगर मान लो सपोज पूरा का पूरा एक प्लैनेट ही अगर पानी से बना हुआ है इस तरीके से, तो इस प्लैनेट के अंदर सेंटर से r डिस्टेंस के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होगा ये हमें निकालना है। अब देखो ऑब्वियसली प्रेशर इक्वल टू रो जी है, जैसे ब्लाइंडली नहीं लगा सकते, बिकॉज पूरे प्लैनेट के केस में अगर आप देखो तो सरफेस से सेंटर तक जाने में ग्रेविटेशनल फील्ड, या जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, वो बहुत अच्छे से वेरी होगा। तो देयरफॉर प्रेशर इक्वल टू रो जी एच हम नहीं लगा सकते डायरेक्टली, बिकॉज जी आपका जो है वो एच के साथ साथ वेरी हो रहा है। और इस केस में हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बस एक छोटा सा सिंपल सा इंटीग्रेशन करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। देखो हम ये मान लेते हैं कि सेंटर से r डिस्टेंस के ऊपर मान लो प्रेशर P है, और अगर थोड़ा सा डिस्टेंस और आप बाहर के साइड में जाते हो तो प्रेशर थोड़ा सा चेंज होगा। यू कैन इजीली सी कि ऊपर जाओगे अगर आप तो प्रेशर थोड़ा सा कम होगा। प्रेशर के अंदर जो थोड़ा सा चेंज होगा वो मान लेते हैं, चेंज को अपन बोल देते हैं dP। नाउ नोट केयरफुली कि पूरा सरफेस से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक जो पूरा ग्रीन डिस्टेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ फिगर में, इस पूरे ग्रीन डिस्टेंस के ऊपर आपका जो जी है वो जी काफ़ी अच्छे से वेरी होगा। तो हम प्रेशर इक्वल टू रो जी एच इस पूरे पार्ट के ऊपर तो नहीं लगा सकते, लेकिन अगर हम एक जरा सी स्लाइस लेते हैं तो स्लाइस के अंदर जी का वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। वहाँ पे हम जरूर बोल सकते हैं दैट स्मॉल चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू रो जी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल चेंज इन आर। ये चीज़ हम डेफिनेटली लगा सकते हैं एक स्लाइस के ऊपर। और याद करो इंटीग्रेशन यूज ही इस तरह से होता था कि कोई चीज़ अगर वेरी कर रही है तो उससे रिलेटेड फॉर्मूला हम पूरी चीज़ के ऊपर इकट्ठा नहीं लगा सकते, लेकिन स्लाइस अगर पतली सी लोगे तो उसमें जरा से वेरिएशन को नेग्लेक्ट करके हम ये खेल बिल्कुल खेल सकते हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। माइनस साइन लेकिन अपने साइड से एक जरूर लगा देना, बिकॉज यू कैन सी कि अगर आर को आप इंक्रीज कर रहे हो तो आर को इंक्रीज करने से प्रेशर कम हो रहा है।
तो डी आर अगर पॉजिटिव है तो डी पी नेगेटिव, एंड यू कांट इक्वेट अ पॉजिटिव नंबर टू अ नेगेटिव नंबर, सो अपने साइड से हम माइनस साइन एक जरूर लगा देंगे। तो ये एक इक्वेशन बनती है जिसमें अब जी जो है वो इन्होंने आपको दे दिया है कि आर के साथ साथ ग्रेविटेशनल फील्ड या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी होता है, ये इन्होंने आपको दे दिया है। तो इसको हम डाल देते हैं, रो इंटू जी नॉट स्मॉल आर बाय कैपिटल आर डी आर, माइनस साइन इधर कर दो चाहे तो, ये हो जाएगा चेंज इन प्रेशर एज यू गो अप बाय अ डिस्टेंस डी आर। एंड यू कैन ईजिली सी कि कुछ भी नहीं है, बस आप इसको इंटीग्रेट कर दो। इसको इंटीग्रेट करने में बस लिमिट्स का ध्यान रखना कि लिमिट्स आप ध्यान से देखो कि जब आप सरफेस पे थे, स्मॉल आर की वैल्यू जब कैपिटल आर होगी तब प्रेशर इन्होंने आपको जीरो दिया है, सेंटर पे कितना प्रेशर है वो नहीं दिया है। तो ऐसा मत करना कि लिमिट्स जीरो से लेके आर तक कर दोगे, नहीं, जीरो वाली जगह पे प्रेशर आपको बिल्कुल नहीं दिया है। सरफेस के ऊपर प्रेशर जीरो था और एक जनरल डिस्टेंस आर के ऊपर प्रेशर हमें निकालना है। तो इफ यू पुट द लिमिट्स देन यू कैन सी दैट पी विल बी इक्वल टू माइनस रो जी नॉट बाई आर, तो खैर बाहर ही आ जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2 की लिमिट्स रख दोगे आप कैपिटल आर से स्मॉल आर। तो ये आप देख लो, ये आ जाएगा फाइनली आपका माइनस रो जी नॉट बाई 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, बाहर भी एक माइनस साइन है उसको आप अंदर ले लो, तो ये आपको प्रेशर मिल जाएगा एट अ जनरल डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। और प्रॉब्लम आई नॉट से कि बड़ी लेंदी सी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है बड़ी क्लासिक प्रॉब्लम और पता होना चाहिए अपने को। और इसमें मैंने तो इसमें ग्रेविटेशन वाले पार्ट का सीधे सीधे फॉर्मूला दे दिया आपको, लेकिन मान लो जब आप ग्रेविटेशन कर भी लोगे फाइनली जेई में अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो वो ये चीज़ आपको नहीं देंगे। बट ये भी जब एक बार ग्रेविटेशन का चैप्टर हो जाएगा तो आप देखना बड़े आराम से इवन स्कूल लेवल पे भी ये लोग जनरली निकाल लेते हैं कि सेंटर से आर डिस्टेंस के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है। तो देयरफॉर ग्रेविटेशन फ्लूइड सब मिला जुला के भी आप ये बोल सकते हो क्वेश्चन बन जाता है। और ये देखो इंटरेस्टिंग मुझे थोड़ा इसलिए भी लगता है बिकॉज इसका एक और हायर वर्जन होता है, वो भी मैंने बनाने की कोशिश करी थी, क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करी थी, फ्रेम भी किया था, सॉल्व करने के लिए सिर भी बहुत खपाया था। फिर फाइनली हायर लेवल की बुक्स देख के मुझे समझ में आया कि वो क्वेश्चन सॉल्वेबल ही नहीं है। उसमें मैंने क्या किया था कि जैसे यहाँ मैंने वाटर वर्ल्ड बनाया है वैसे वहाँ पे मैंने गैसियस वर्ल्ड बना दिया था। मतलब व्हाट आई सेड वाज कि मान लो सपोज एक प्लैनेट है और वो पानी नहीं, वो एक आइडियल गैस से बना हुआ है, और आइडियल गैस के प्लैनेट के अंदर अगर मान लो सपोज सेंटर के ऊपर इतना प्रेशर है तो एक जनरल पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा, ये निकालने की प्रॉब्लम मैंने फ्रेम करी थी। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है, ये इस हिसाब से प्रॉब्लम अच्छी थी क्योंकि पानी के केस में आप देखो पानी बहुत इनकम्प्रेसिबल टाइप का होता है, तो पानी की डेंसिटी हम यहां से यहां तक कांस्टेंट मान सकते हैं। गैस के केस में हम डेंसिटी भी कांस्टेंट नहीं मान सकते, गैस की डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो गैसियस प्लैनेट अगर आप बना लोगे तो उसमें ये भी नहीं लगता है। और माय आइडिया वाज दिस कि ग्रेविटेशन के कुछ अच्छे अच्छे फंडे निकाल के ये लगाऊं और फिर इसको यहाँ पे पुट करके सॉल्व करूं, लेकिन अल्टीमेटली उसमें इक्वेशंस ऐसी बनती हैं जो अनफॉर्चुनेटली अनसॉल्वेबल आ जाती है, वो कहीं किसी तरीके से सॉल्व ही नहीं होता है। बट स्टिल डेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो वाटर वर्ल्ड तक तो हम डेफिनेटली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। एंड फाइनली विद दिस नाइस एंड गुड एग्जांपल आई थिंक वी कैन वाइंड अप फ्लूइड स्टैटिक्स। तो हमने अच्छी बात यह है कि एक छोटा सा बट बढ़िया स्कोरिंग सा चैप्टर फ्लूइड स्टैटिक्स कंप्लीट कर लिया है। मेरे साइड से थ्योरी एग्जाम्पल्स जो जो मुझे बताना था वो मैं बता चुका हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि अब इसके बाद मेरी तरफ से तो गेम खत्म होता है, लेकिन आपकी तरफ से इसके बाद गेम शुरू होता है। बिकॉज उसके बाद अब आपको उठाना है क्वेश्चन बैंक, और क्वेश्चन बैंक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, कंसेप्ट पूरे बनाने हैं, इसका टेस्ट वेस्ट देना है, एंड ओनली आफ्टर दैट यू कैन से दैट यू हैव मास्टर्ड दिस पर्टिकुलर सेक्शन। बट मेरे साइड से मैं ये सेक्शन खत्म कर रहा हूँ और इसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद देन आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखने वाले हैं फ्लूइड डायनामिक्स।